चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। मैंने आपको कुछ एक फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताया था। अभी जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था। मैं आपको फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में बता रहा था और हमारे पास कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके बारे में बता रहा था। तो बेसिकली इसमें मैंने आपको ये बताया था, फंक्शनल ग्रुप हमारा वो एटम या मॉलिक्यूल होता है जो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कंबाइन हो जाएगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा, सारी प्रॉपर्टीज अपने अंडर कर लेगा। मतलब जो भी एटम या ग्रुप आपने अपनी कार्बन चेन में लगाया होगा वो एटम या ग्रुप सारी प्रॉपर्टीज डिसाइड करेगा। भाई तूने इसके साथ रिएक्शन करनी है, इसके साथ नहीं करनी, जो भी प्रॉपर्टीज हैं फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। कल मैं आपको टाइप्स बता रहा था। टाइप्स में जो लास्ट हम पढ़ रहे थे वो था हमारा एस्टर, और एस्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था RCOOR। मैंने बोला था ये कार्बोक्सिलिक एसिड से सिमिलर है। क्या हुआ? मैंने बोला ये कार्बोक्सिलिक एसिड के सिमिलर है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास ये फॉर्मूला होता है RCOOH। तो हमने इसमें से हाइड्रोजन हटा के और उसकी जगह क्या लगा दिया था? कार्बन चेन लगा दी थी। कार्बन चेन को ना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में R से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक बार मैंने R लगाया, दूसरी बार मैंने R' लगाया। इसका मीनिंग क्या हुआ? दोनों कार्बन चेन्स अलग अलग। अगर दोनों कार्बन चेन सेम होती फिर मैं दोनों जगह पे R लिखता या दोनों जगह पे R' लिखता। वैसा तो नहीं किया मैंने। तो ये हल्की फुल्की रिप्रेजेंटेशंस हैं। इसके बाद जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आप डिस्कस कर रही है। एस्टर्स के बाद हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहे हैं आगे। तो कॉपी देना। ठीक है, तो हमारे पास आ रहे हैं एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, अमाइड्स। ये सब उसके आगे भी है, उससे आगे कंटिन्यू। अमाइंस, इसके अलावा हाँ जी नाइट्राइट्स। सर जैसे बोल रहे हैं नाइट्राइट्स या नाइट्रोज। अब बोलो सर। वो जैसे एक एक फंक्शनल ग्रुप था, ये तो जैसे हाइड्राइड सारे हाइड्राइड आ जाएंगे इसमें, अमाइड सारे आ जाएंगे, जैसे क्लोराइड सारे क्लोराइड्स आ जाएंगे, सारे एनहाइड्राइड्स आ जाएंगे। मैं आपको एक पर्टिकुलर फैमिली का नाम बता रहा हूँ। आप जब अलग अलग कंपाउंड पढ़ते हो उन कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है? कार्बन चेन का डिफरेंस होता है ना। तो मैं आपको अभी कार्बन चेन के बारे में बता ही नहीं रहा। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ एस्टर कंपाउंड्स में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। एसिड क्लोराइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? COCl। कार्बन चेन के बारे में तो मैं आपको बता ही नहीं रहा कार्बन चेन कौन सी है कौन सी नहीं है। समझ रहे हो? तो मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में ऐसा कौन सा ग्रुप है जो सारी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। तो अगर आपको ये ग्रुप दिख जाएगा तो आप क्या बोलोगे वो कौन सा ग्रुप है? एसिड क्लोराइड। ये थोड़ा सा लंबा ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये वाला। तो CO, दोनों CO के बीच में ऑक्सीजन है, तो ये एनहाइड्राइड ग्रुप है। अमाइड ग्रुप होता है CONH2। अमाइंस ग्रुप होते हैं NH2। वैसे ना अमाइंस 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। पर ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब आप इनको पढ़ेंगे। अभी मैंने बेसिक अमाइन का ग्रुप बता दिया। सबसे बेसिक ये होते हैं। नाइट्राइल्स होते हैं साइनाइड वाले कंपाउंड। ये मैं आपको बता रहा था ना जब आप वो बॉन्ड फॉर्मेशन वाला पढ़ रहे थे। तो नाइट्राइल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक में बोलते हैं, इनऑर्गेनिक में इनको साइनाइड बोल देते हैं। सेम ही चीज है। और लास्ट है नाइट्राइट्स या नाइट्रो। अब इसमें मैंने स्लैश लगाया। स्लैश लगाने का मतलब ये है कि दोनों ग्रुप सेम है लेकिन दोनों के बॉन्ड बनाने वाले एटम अलग अलग है। ये कौन सा ग्रुप है लिखना मत एक बार। ये हमारा NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप में अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है फिर आप इसको बोलते हैं नाइट्रो। और अगर इसमें ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, कौन सा ऑक्सीजन? जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, फिर आप इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। तो मैंने जैसे ये वाला नाम लिखा था
वैसे मैंने ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन कर दी। नाइट्राइट बोलोगे तो ऑक्सीजन कंबाइन होगा, नाइट्रो बोलोगे तो नाइट्रोजन कंबाइन होगा। बात समझ में आ गई? है तो ग्रुप सेम ही ना, NO2 NO2, सिर्फ अटैच होने वाला एटम अलग है, उसके अकॉर्डिंग नाम चेंज हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी? ये इसमें भी होता है। एक तो इसका नाम है नाइट्राइल्स, एक इसमें आप बनाते होते हो आइसोनाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स में कौन कौन बना रहे हैं? कार्बन। तो आइसोनाइट्राइल्स में कौन बनाएगा? नाइट्रोजन बनाएगा। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है, इनके बारे में बात करेंगे +2 क्लास में, तब ये डेफिनेशन आती होती है। एम्बीडेंटेट बोलते हैं इनको, AMBI, एम्बीडेंटेट। तो ये हमारे पास हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं थोड़े बहुत जो हमें पढ़ने हैं। तो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग करनी पड़ेगी अपने को। फिर जैसा सौरभ कल से बोल रहे हैं कि इनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट है, तो वो कुछ एक इंपॉर्टेंट है, उनकी नेमिंग ज्यादातर पूछी जाती है, लेकिन पता अपने को सबके बारे में होना चाहिए। बात तो यही है ना, नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए। लेकिन जो कॉमन है वो मैं आपको बता दूंगा। इनमें से कुछ 7-8 कंपाउंड है जो कॉमन है, जिनकी नेमिंग बार बार पूछी जाती है, वो फिर आप डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो मैंने फंक्शनल ग्रुप से आपकी जान पहचान करवा दी है। इन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में फिर आप पढ़ेंगे नंबर वाइज जब मैं आपको नेमिंग करवाऊंगा। फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हम शुरू कर रहे हैं हमारा मेन टॉपिक विच इज नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो हेडिंग आ गई आपकी IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ IUPAC nomenclature of organic compounds. IUPAC nomenclature of organic compounds. तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने लिखे ना अभी एग्जांपल्स में, उन सभी की नेमिंग अपने को आनी चाहिए। तो अपन नंबर वाइज करेंगे। स्टार्ट अपन करते हैं किनसे? हाइड्रोकार्बन से। तो हमारे पास यहाँ पे पहला पार्ट आ गया, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में हम बेसिकली इंक्लूड करते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस को। इनकी नेमिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल नेमिंग बता रहा हूं। मे भी ऐसी नेमिंग आपने 10th में पढ़ रखी होगी, पर वही बात है कि मैं एक बार आपको बेस से करवा रहा हूँ, सिंपल बेसिक कंसेप्ट से। तो आप बेसिक कंसेप्ट से धीरे धीरे आगे चलेंगे। ठीक है, जो मैं आपको अभी शुरुआत में करवाऊंगा नेमिंग, हो सकता है वो आपने 10th में पढ़ रखी हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे लेक्चर में भी और टॉपिक में भी, तो आपको ऐसे अजीब अजीब नाम मिलेंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, और आप उनको फाइंड आउट करके लिखा दोगे। यूनिकनेस मैंने आपको बताई दी थी। IUPAC नोमेनक्लेचर की क्या यूनिकनेस है? जितने टाइप के कंपाउंड उतने टाइप के नेम्स। IUPAC नेम कभी भी किसी भी कंपाउंड के लिए रिपीट नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, उनका नाम सेम आ जाए, या एक ही कंपाउंड है उसके दो अलग अलग नाम आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता, समझ रहे हो? तो ये वाला कंसेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, यूनिकनेस। दो सेम कंपाउंड्स का अलग नाम नहीं आएगा, मतलब अलग अलग नाम नहीं आएंगे, सो उल्टा बोल गया मैं। दो सेम नेम्स का सिंगल कंपाउंड नहीं होगा, एक दो सेम कंपाउंड्स का सिंगल नेम नहीं होगा। और अगर दो कंपाउंड्स अलग अलग हैं तो उनका नेम भी सेम नहीं आएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है ना, एक कंपाउंड के दो नाम नहीं हो सकते और दो नाम्स वाला एक कंपाउंड नहीं हो सकता, ये बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हमारा केस है। तो डिस्कस करते हैं। मैं आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग करवा रहा हूँ। अब इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक हमें चाहिए होता है हमारा रूट वर्ड, और दूसरा हमें चाहिए होता है हमारा टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड। अगर आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस की नेमिंग करनी है तो आपको इन दो बातों के बारे में पता होना चाहिए। रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड हमारा वो वर्ड होता है जो हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताएगा।
हमारी कार्बन चेन में कितने एटम्स आ रहे हैं ये हम किससे पता करते हैं? रूट वर्ड से पता करते हैं। जितने भी कार्बन आ रहे होंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, हर एक टाइप के लिए हमारे पास अलग से रूट वर्ड है। फिर हमारे कंपाउंड में बॉन्ड कौन सी आ रही है? सिंगल बॉन्ड आ रही है, डबल बॉन्ड आ रही है, ट्रिपल बॉन्ड आ रही है, उसके अकॉर्डिंग नाम बताना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। पहले मैं आपको वही बता रहा हूं। 3 टाइप्स की बॉन्ड है आपके पास। इसे आप बोलते हो सिंगल बॉन्ड, और इसके लिए कौन सा सफिक्स यूज करोगे? सफिक्स होते क्या हैं? सफिक्स वो होते हैं जो एंड में लगते हैं, मतलब वर्ड के एंड में। तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप सफिक्स यूज करते हो ए, ठीक है। डबल बॉन्ड जिसको आप 2 डैशिंग से शो करते हो, 2 लाइन से शो करते हो, उसके लिए आप कौन सा सफिक्स यूज करते हो? ई, ठीक है। और जो हमारे पास हमारी ट्रिपल बॉन्ड है जिसमें आप 3 डैश यूज करते हो, उसमें आप कौन सा सफिक्स यूज करोगे? आई। अब ये वाली बातें ना सारी पॉइंट्स बना के, थ्योरी बना के बड़ी बड़ी लिखवाई हुई है बुक के अंदर, पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसको एज इट इज नोट करना है, बिल्कुल एज इट इज। जब भी आप नोट्स उठाओगे बस इसको एज इट इज पढ़ो, आपको नेमिंग आ जाएगी। तो वो ज्यादा मथा मारने की जरूरत नहीं है, ना बुक फ्रोलनी पड़ेगी अपने को, और ना ही कोई और चीज, ठीक है ना। तो इसको एज इट इज नोट करने की कोशिश करना। तो ये हमारे पास हमारे सफिक्स हो गए, सही है। अगर मेरे पास एक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आ गए, तो फिर मैं क्या करूंगा? अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आ गए, फिर मैं ये देखूंगा दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, उसी के अकॉर्डिंग नाम दूंगा। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से ज्यादा रिएक्टिव होती है डबल बॉन्ड। तो अगर मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड आ गया, मान लो ये कंपाउंड है, इसमें सिंगल बॉन्ड भी आ रही है, डबल बॉन्ड भी आ रही है, तो मैं इसका नाम दूंगा एज ए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं दूंगा। आप ये मत करना कि 4 कार्बन आ रही है उसके लिए रूट वर्ड लगा दिए, जो भी लगेगा बाद में बताऊंगा। आप ये मत करना सिंगल बॉन्ड आ रही है सर 1 भी लगा देती है, डबल बॉन्ड आ रही है तो 3 भी लगा देते हैं, ये नहीं होगा। आप प्रेफरेंस देती है, समझ में आया? तो ये याद रखना, प्रायोरिटी ऑर्डर। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी, ट्रिपल बॉन्ड को पहचान देंगे। सर मेरे पास ना एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब इसको ध्यान से देखना, एक कंपाउंड ऐसा आ गया जिसमें सिंगल बॉन्ड भी आ रही है, डबल भी आ रही है, ट्रिपल भी आ रही है। बना के दिखा देता हूँ, बन सकता है, कोई लंबी चीज नहीं है। कोई मान लो मेरे पास ये कंपाउंड आ गया, अब इसमें सर किसको प्रेफरेंस देंगे? इसमें हम प्रेफरेंस देंगे ट्रिपल और डबल दोनों को, दोनों को प्रेफरेंस देंगे। तो एक बात तो कंफर्म है, डबल और ट्रिपल दोनों की प्रेफरेंस सिंगल से ज्यादा है। लेकिन सर ये दोनों फर्स्ट तो नहीं हो सकती ना, एक को फर्स्ट होना पड़ेगा और एक को सेकंड होना पड़ेगा। तो इसमें फिर आप क्या करेंगे? ये करते हैं, सिंगल के मुकाबले में ट्रिपल और डबल दोनों को प्रेफरेंस है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको प्रेफरेंस देंगे? डबल को प्रेफरेंस देंगे। क्यों सर डबल को क्यों प्रेफरेंस देंगे? एक सिंपल सा रीजन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नाम देखना एक बार, इसका इन और इसका आइन, ये ई से स्टार्ट होता है, ये वाई से स्टार्ट होता है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? तो जब आप इसका नाम लिखोगे, इसका नाम लिखोगे, जैसे मान लो 5 कार्बन है, पेंट, डबल और ट्रिपल में से पहले किसका नाम आएगा? क्योंकि अल्फाबेटिकली है, ई, फिर किसका? ट्रिपल का। एक बार मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, पूरे रूल नहीं बताएंगे मैंने, तो पूरे रूल बताऊंगा फिर प्रॉपर नेम आएगा। ये प्रॉपर नेम नहीं है, मैं जस्ट आपको इस रूल को अप्लाई करके दिखा रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नाम सही है। बात समझ में आ गई? तो अभी आपको मैं बाकी सब चीजें बताऊंगा, ये तरीका रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, हैंड रेस करो, नहीं तो यस सर लिख दो। नहीं प्रायोरिटी इसमें कैसे, मतलब डबल की है, सिंगल भी है, ट्रिपल भी है, तो ट्रिपल को प्रायोरिटी नहीं देंगे? नहीं देंगे,
इसमें मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, हमने डबल को प्रायोरिटी क्यों दी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और अगर सिर्फ दो मान लो डबल और ट्रिपल हो, सिर्फ सिंगल ना हो, हाँ जी। नहीं वो चलो मान लिया हो जाएगा, फिर ट्रिपल को प्रायोरिटी दे, नहीं फिर भी डबल को प्रायोरिटी दे, फिर भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। सिंगल है और फिर डबल है तो डबल को प्रायोरिटी मिलेगी। ये नहीं सिंगल है और सर ऐसा तो ए पहले आता है, मतलब डबल में आता है सर, सिंगल में ए पहले आता है। बहुत बढ़िया सर, सिंगल बॉन्ड में एन पहले आता है, तो अपने को एन से स्टार्ट करना चाहिए था। एन भी लिख देते हैं, इन भी लिख देते हैं, आइन भी लिख देते हैं, होना चाहिए, सही बात है सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन सिंगल बॉन्ड की प्रायोरिटी अपन यहीं पे डिसाइड कर चुके हैं। जब अपन ने ये देख लिया कि हमारे मॉलिक्यूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रही है, तो फिर आप सिंगल को देखते ही नहीं है, तो सिंगल तो वहीं रिजेक्ट हो गया। डबल और ट्रिपल को अपन ने देखना था, जब इन दोनों में कंपटीशन में कौन जीतेगा, डबल जीतेगा। तो सिंगल की इज्जत तभी तक है जब तक वो अकेला आ रहा है। मतलब सिंगल बॉन्ड को हम तभी मेंशन करते हैं जब हमारे कंपाउंड में सारी बॉन्ड सिंगल होती है। अगर एक भी बॉन्ड डबल आ गई तो फिर सिंगल की प्रायोरिटी गई, फिर किसी प्रायोरिटी आ गई डबल या ट्रिपल की प्रायोरिटी आ गई। बात समझ में आ गई? यहां तक रूल समझ में आ गए सबको? बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। इसमें देखो ये चीज है, डबल बॉन्ड आ रही है, ट्रिपल बॉन्ड आ रही है। हमारे ना IUPAC नेमिंग का एक रूल है। रूल हमारा ये है, जब भी हम मेन चेन का नाम लिखते हैं, दो वोवल्स कभी भी रिपीटेशन में नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे आ गए, कैसे आ गए दो वोवल्स रिपीटेशन में? सर आई तेरे, झूठ बोल रहे हो। इसका नाम है इन, इसका नाम है आइन, तो दो वोवल कहाँ है रिपीटेशन में? ये वोवल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो ये हमारी गलती नहीं है, इंग्लिश की गलती है। जैसे आप लिखते हो आर, आर एच से स्टार्ट होता है, आपको फिर भी एन लगाना पड़ता है, क्योंकि बोलने में एक ही आवाज आ रही है आर, तो आप इसको वोवल मान के चलते हो। सेम इसकी क्या साउंड कर रहे हो आप? आइन। आइन बोलते हो तो वो ए से आ रही है साउंड, और ए को आप क्या मान के चलते हो? वोवल। तो इस नेमिंग में सर दो वोवल्स इकट्ठे आ गए, ये गलत है। IUPAC में दो वोवल्स कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते। अगर आ जाएं तो पहले वाला वोवल रिमूव कर देती है। ये भी वोवल है, ये भी वोवल है, पहले कौन सा आ रहा है, इसको रिमूव कर देंगे। फिर आप ई नहीं लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे। बात समझ में आई? ये पॉइंट बनवा रहा हूं, पॉइंट लिखोगे। इन IUPAC नेमिंग, if two vowels occurs simultaneously, then pre-vowel is removed. प्री मतलब जो पहले वाला वोवल होगा उसको रिमूव कर देंगे। अच्छा, जूम पे आवाज आ रही है सभी को? एक बार हैंड रेस कर दो अगर आवाज आ रही है तो। ठीक है, 60। मैं ये बोल रहा था, अगर जूम पे कोई बच्चा गलती से डिस्कनेक्ट हो जाता है या ऑफलाइन चला जाता है, तो बोल के जाया करो या मैसेज करके जाया करो। उसका रीजन सिंपल सा ये है कि पहले क्लास प्योरली ऑनलाइन लग रही थी, तो सामने बच्चे नहीं बैठे होते ना, तो सारा ध्यान जो था वो मोबाइल पे होता था। अभी सामने बच्चे बैठे हुए हैं तो क्लास पे ध्यान होता है, फिर मोबाइल में ध्यान नहीं होता। कोई बच्चा डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो डिस्कनेक्ट ही रहता है, मैं ऐड नहीं कर पाता क्योंकि मैं मोबाइल पे ध्यान ही नहीं दे रहा। ठीक है ना? तो इन केस अगर कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है तो बता के जाया करो, मैसेज कर दिया करो। अगर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ तो मैसेज कर दो, मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ फिर मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है ना? ये ध्यान रखना थोड़ा ऑनलाइन वाले बच्चे। ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर अपनी नेमिंग में दो वोवल्स इकट्ठे आ गए तो पहले वाले को लाल मान देंगे। ठीक है ना? हमेशा यही होता है। अब देखो मेरे पास ये कंपाउंड आ गया, एक बार देखना, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। ये कंपाउंड आ गया, इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूट लगाना पड़ेगा। ये वैसे मैंने रूल अभी बताया नहीं है पर बताऊंगा, पहले देख लो। ब्यूट लगाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? ई। तो क्या नाम बन गया?
ब्यूटीन। अच्छा, इसका नाम बताना क्या आएगा? इसमें 4 कार्बन है, ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो ईन, तो इसका नाम भी ब्यूटीन है। फिर फटाफट इनिशा ने बोला सर आपने आते ही एक रूल बताया था, 2 अलग अलग कंपाउंड्स के सेम नाम नहीं हो सकते, तो आ गई। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करने के लिए नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी हम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो नाम लिखने से पहले हम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके लिए रूल आ गया, नंबरिंग को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं लोकेंट। क्या बोलते हैं? लोकेंट। मैं आपको नंबरिंग वर्ड भी लिखवाऊंगा पर लोकेंट भी पता होना चाहिए। क्या करते हैं हम, लोकेंट रूल आपको बता रहा हूं। नंबरिंग इज डन in such a way so that functional group gets lowest number। नंबरिंग हमें किस तरीके से करनी है? नंबरिंग हमें इस तरीके से करनी है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा उसको नंबर सबसे छोटा मिलना चाहिए। छोटा नंबर मिलने से मेरा ये मतलब है कि उसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं कि जतिन मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, तो मैंने ना इसको, मेरा बर्थडे है, लड्डू मैंने पहले खिलाना है, मेरा मन कर रहा है फेवरेट है, पहले फेवरेट स्टूडेंट को खिलाएंगे, लड्डू खिला रहा हूँ, ठीक है, दूसरी खिलाएंगे, फेवरेट तो क्या हो गया, लड्डू तो लड्डू ही होता है। तो जतिन को मैंने लड्डू खिलाना है। अब उसमें पता क्या होगा, अगर मैं जाके जतिन को लड्डू दे दूंगा अभी तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि उस साइड चिराग पहले बैठा हुआ था, इस साइड अनिशा पहले बैठी हुई है, तो मुझे नंबर वाइज चलना चाहिए। अभी जतिन की बात हो रही है ना, तो अगले बेंच पे है, क्या करें। तो उसमें दिक्कत क्या रहेगी, मैं ये चाहता हूँ कि जतिन मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, मैं इसको नंबर 1 पे तो नहीं दे सकता, पर इसको मिनिमम नंबर देने की कोशिश करूँ। अब उसमें ये पॉसिबिलिटी थी, पहला लड्डू अनिशा को, दूसरा लड्डू सौरभ को और तीसरा जतिन को, पर मैं इसको प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, तो फर्स्ट के बाद सेकंड। मतलब मैं इसको 3 नंबर भी दे सकता था, मैं इसको 5 नंबर भी दे सकता था, 1 2 3 4 5, लेकिन जो हमारा फेवरेट होता है हम उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और ज्यादा प्रायोरिटी देने का मतलब है कि हम उसको कम से कम नंबर पर रखेंगे। समझ रहे हो? आप बीच में बैठे हो, मैं आपको नंबर 1 तो नहीं दे सकता, पर मैं आपको नंबर 2 देने की कोशिश करूंगा, ज्यादा प्रायोरिटी। यही हमारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी अप्लाई होता है। इस केस में हमारे फंक्शनल ग्रुप कौन है? डबल ट्रिपल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे नंबरिंग के अंदर? डबल या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। मतलब मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, इसकी 2 नंबरिंग पॉसिबल थी, एक नंबरिंग सही है और एक नंबरिंग गलत है, ऊपर वाली गलत है। ऊपर वाली नंबरिंग में डबल बॉन्ड को 3 और 4 मिल रहा है, और नीचे वाली नंबरिंग में डबल बॉन्ड को 1 और 2 मिल रहा है। तो मैं लोएस्ट नंबर देना चाहता हूं, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है। बात समझ में आ गई? सर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गई, अब किसको प्रायोरिटी दूंगा? डबल को। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। बहुत बढ़िया। तो ये नंबरिंग सही है और नीचे वाली नंबरिंग जो है वो गलत है। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं तो हमने प्रायोरिटी किसको देनी होती है? सिंगल की तो वैसे कोई इज्जत नहीं है ना, सिंगल तो अपने पहले छोड़ रखी है। तो डबल और ट्रिपल में से प्रायोरिटी किसकी होती है? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है। बात समझ में आ गई? अब इसमें सर दिक्कत है, डबल बॉन्ड 1 और 2 दोनों कार्बन भी आ रही है, तो कौन सा नंबर बताएंगे? लोएस्ट नंबर बताना होता है। हम दोनों नंबर मेंशन नहीं करेंगे 1 और 2, हम लोएस्ट नंबर मेंशन करेंगे 1। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड आ रही है 3 और 4 पे, तो हम दोनों नंबर मेंशन नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे? 3। समझ में आ गया? अब लिखने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। अल्फाबेट और लोकेंट, ये आप नेम लिख रहे थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये फिर आपने नंबरिंग की। अल्फाबेट और लोकेंट में हमेशा स्पेस नहीं आता, हाइफन आता है। जब आप दोनों को सेपरेट करोगे, दोनों को कैसे सेपरेट करते हो? हाइफन लगा के। मतलब जैसे आप लिख रहे हो ब्यूट टू ई, तो अल्फाबेट्स और नंबर को आप कैसे सेपरेट करते हो? हाइफन लगा के।
अल्फाबेट और नंबर को कैसे सेपरेट करते हो, हाइफन लगा के करते हो। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे कुछ एक रूल हैं। अभी मैंने आपको सिंपल सिंपल रूल बता दिए सिंपल सिंपल लिविंग करने के लिए। ये सब कुछ आपने पढ़ा टाइप ऑफ बॉन्ड में। रूट वर्ड तो भी आपने पढ़े ही नहीं थे, रूट वर्ड तो हमारे रह ही गए थे। तो रूट वर्ड बता रहा हूँ, रूट वर्ड के बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? पर 5 मिनट मिलेगी, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी? चलिए, तो टाइप ऑफ बॉन्ड मैंने आपको बता दिया, अब रूट वर्ड बता रहा हूं, ठीक है ना? रूट वर्ड पे ध्यान देना। रूट वर्ड मैंने आपको बताया था, 12 एग्जांपल है अपने पास। 10th क्लास में आपने 10 कार्बन पढ़ लिए होंगे, अब 12 पढ़ लिए, बस इतनी फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। तो रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताएंगे। C1, C2, C3, C4, C5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अगर एक कार्बन आ रहा है तो रूट वर्ड है विथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, इसको ब्यूट बोलेंगे वैसे लिखा मैंने, बट लेकिन जो हमारा प्रॉपर नेम होता है हम उसी प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं। तो प्रॉपर नेम यहाँ पे इसको ब्यूटी बोलते हैं ना, तो प्रॉपर नेम की तरह ही बोलेंगे, बट नहीं बोलेंगे, ठीक है? 5 में पेंट, 6 में हेक्स, 7 में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बच्चे सेप्ट लिख देते हैं, हेप्ट होता है, सेप्ट भी होता है लेकिन अगली क्लास में, मतलब +2 में देखेंगे। 8 होता है ऑक्ट, 9 होता है सर, वो हमने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा था 3rd चैप्टर में, उसमें तो एन था, तो वो इनऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर है, ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर है। 9 को नॉन लिखते हैं, नोनेम, 9 कार्बन वाला नोनेम, ठीक है ना, अगर सिंगल बॉन्ड है तो। अभी देखेंगे एग्जांपल। 10 वाले को डेक, 11 वाले को अनडेक और 12 वाले को डोडेक। तो ये हमारे प्रीफिक्सेस हैं 2 जो नए आए हैं, बाकी 10th 10 तक आपने पढ़े हुए हैं मेरे ख्याल से 10th क्लास के अंदर। रूट वर्ड हमें पता लग गया, टाइप ऑफ बॉन्ड यानी कि सफिक्स में पता लग गया। तो फिर अब आप कुछ एग्जांपल हैं जो आप कर सकते हैं, तो मैं आपको 5-6 एग्जांपल करवाता हूं और 2-3 जो है वो घर पे करने के लिए दूंगा, ठीक है ना? सिंपल सिंपल एग्जांपल करेंगे। अभी मैंने आपको सिंपल सिंपल बताए हैं, तो दोबारा काम दे देंगे। अपने पास कौन सा ग्रुप नहीं है, ग्रुप में ऐड या तू सारे दोबारा काम सेंड कर देंगे, कोई बात नहीं। बच्चे वो अच्छे हैं +2 वाले, वो ऐसे फोन नहीं करते ना, सर लेट हो गए बाकी लेट करके फोन कर देते वो सर, हम हमारे सर थोड़े एक्टिव रहता है जिस दिन कोई दिक्कत हुई टीचर का फोन आ जाएगा तुम्हारे पास, मेरा तो आएगा आए, ठीक है ना? आप चलो देखो, एग्जांपल कर रहे हैं, तो सिंपल सिंपल एग्जांपल करवा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सिंपल। अच्छा, एक और बात, जो भी एग्जांपल मैं आपको लिखवाऊंगा अगर उसमें हाइड्रोजन कंप्लीट ना हो तो माइंड मत करना। हाइड्रोजन का नेमिंग में कोई काम नहीं है, हाइड्रोजन कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, सिर्फ उसका एक ही काम है कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करना। तो इसमें ये चीज है, देखो ये कंपाउंड आ गया, तो इसमें अपने पास क्या नाम आएगा, पहले नेमिंग करते हैं। नेमिंग मुझे पता नहीं कैसे होनी है, मैं दोनों तरीके से करके देख लेता हूँ। ऊपर वाली नेमिंग सही है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड को मोस्ट प्रायोरिटी मिल रही है, लीस्ट नंबर मिल रहा है, तो नीचे वाली नेमिंग गलत है ना, मिटाई देते हैं। कितने कार्बन है? 6 है, तो हेक्स लगाना पड़ेगा, एक बार देखते जाओ, ठीक है? टीचर मत बनो सारे, मैं हूं टीचर, मुझे बताने दो, फिर आप ट्राई करना। 6 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या आएगा? हेक्स। डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या आएगा? ईन। सर पोजीशन बतानी होती है, तो 2 ईन, एक बार देखते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 4 आइन। ये 3 है मेरे पास, यहाँ पे अल्फाबेट और वोवल है, हाइफन लगाना पड़ेगा, अल्फाबेट और वोवल है, हाइफन लगाना पड़ेगा। 2 वोवल्स इकट्ठे नहीं आ सकते, लोकेंट आप इंक्लूड नहीं करते होते, 2 वोवल्स इकट्ठे नहीं आ सकते, तो पहले वाला वोवल छोड़ना पड़ेगा, रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास नेम आएगा हेक्स 2 इन 4 आई।
अगर डिट्टो यही लिख के आओगे तो सही है। डिट्टो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए और सिर्फ पहला ही कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो छोटे आते हैं। अगर आप पेपर में ये लिखाते हो ना तो आप ये मत सोचना कि आपको आधा नंबर मिल जाएगा, ये नाम गलत है, ठीक है ना। मेरा नाम मंगलदीप है, किसी ने बिंदी नहीं लगाई तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा तूने मेरा नाम लगभग सही लिया था, चल माफ कर दिया, समझ रहे हो ना। तो ये छोटे मोटे रूल का ध्यान रखना, मगल कहने से कुछ नहीं होगा, मंगल बोलोगे तभी तुम्हारी बात सुनूंगा मैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एच बड़ा छोटा है सर आधा नंबर दे दो, नहीं मिलता होता, गलत हो जाता है जी नाम, नेमिंग गलत है तो पूरा नंबर कटेगा, ठीक है ना। एक नंबर की नेमिंग होती है और हल्के फुल्के गलती पे गायब, अल्फाबेट छोटा गायब नंबर, हाइफन नहीं लगाया गायब, नंबरिंग नहीं बताई नंबर गलत, तो ये कांटे होते हैं सारे, आधा उधर नहीं कटता होता है, इसलिए याद रखना। हो जाएगा एग्जांपल। और देखो ले लो, यहाँ से लेंगे, कहां से, ऐसे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट 1 2 या लिखो ना, वही आएगा F2 या 4 सेम हो गया है 2 इन 4, अच्छा भी नंबर कट जाता मेरा 4 आई। तो ये हाइफन वगैरह छोटी मोटी बातें हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इन छोटी मोटी बातों के नंबर कटते हैं, ठीक है। 3-4 एग्जांपल लिख रहा हूँ, वो करना होमवर्क के लिए, मतलब रोज एक बार कॉपी कर ले जाते बाद दौरान दवाई होती है। बिल्कुल, जब तक मैं नहीं कहता तब तक डालते नहीं होते, सीनियर बच्चों से पूछना अपने, जो आपके सीनियर बाहर खड़े हैं ना वो बताएंगे आपको। निकाल पड़ती है, अगर हाइड्रोजन नहीं लगा रहा तो कोई बात नहीं, माइंड मत करना। हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ कोई बात नहीं, सर एक आधा कार्टून ना लगे चला के देखो पता लगेगा, तुम आंसर करो तो मैं बताऊंगा चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, ये ट्राई करना, इनके बारे में फिर ज्यादा बातें अपन कल करेंगे, कल अपन मतलब मंडे को करेंगे, मंडे को अपन घर पे मेहमान बुलाएंगे, उन मेहमानों को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, उनके साथ बात करेंगे, ठीक है ना, वो जरूरी है। सिर्फ चैन वाले कोई अदर रूल नहीं है लास्ट वाले में, जैसे एक लॉन्ग चैन मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, ये क्या बनाया मैंने। अच्छा एक बात है, मेरे ना वो ड्राइंग में बी ग्रेड आता था मेरे का, तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, वैसे मैंने सांप बनाया था। चलो तो ये एक सांप है, अच्छा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक सांप है, अब कैचो मत बोलना माफ, ये भी एक सांप होगा, फर्क क्या दोनों में, वो सीधा है, वो बैंड है, एक सीधा और एक बैंड है। है, तो एक ही सांप ना, हाँ। एक ही सांप है, इच्छाधारी बनाया मैंने, इच्छाधारी में वो थोड़ा इसका मुंह छोटा करना पड़ता है, तो ये एक ही चैन है जी, इसमें कुछ नहीं हुआ। टेढ़ी होगी तो क्या होगी, जरूरी थोड़ी है सारी चैन स्ट्रेट ही होती है, तो टेढ़ी हो सकती है। ये करो, बाकी भी डिस्कस करते हैं मंडे को। गुड बाय सर, गुड टिल मंडे।